नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी और मेरे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार श्री यशवंत देशमुख और श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी। हम इस संवाद को शुरू करें इसके पहले मैं यशवंत जी और हर्षवर्धन जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यशवंत जी मूलतः पत्रकार हैं, लेकिन लोग आपको एक चुनाव विशेषज्ञ के रूप में ज़्यादा जानते हैं। यशवंत जी से मैंने उनका जो परिचय हासिल किया उसने दरअसल इसको बहुत रोचक भी बना दिया। यशवंत जी बनारस की पैदाइश है, यानी सुबह बनारस में पैदा हुए, शाम में लखनऊ में पले बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शबे मालवा यानी इंदौर में रिटायर्ड होकर बसने का सपनों संजोए हुए हैं। बचपन में इमरजेंसी झेली, एक अबोध बालक के रूप में आपने 1997 का बहुचर्चित चुनाव देखा जिसने देश की सत्ता में बदलाव ला दिया था। इसके नतीजे किसी दिवाली की तरह मनाते हुए वो बड़े हो गए। कब बड़े हो गए ये यशवंत जी को ही पता नहीं चला। जनमत सर्वेक्षण की जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है सी वोटर, उस सी वोटर के आप संस्थापक संपादक हैं। यशवंत जी, इस फोरम पे आपका स्वागत है। लिड चौक की ओर से आपका स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। वेब दुनिया से शुरुआत की, दैनिक जागरण, अमर उजाला में आपने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद देश के सबसे बड़े कारोबारी चैनल सीएनबीसी आवाज की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे। सीएनबीसी आवाज मुंबई में नॉन मार्केट प्रमुख रहने के बाद दिल्ली में डेस्क प्रमुख के रूप में कार्य किया। G7 न्यूज चैनल में आर्थिक मामलों के संस्थापक के तौर पे भी जुड़े रहे। P7 2015 से स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर सभी हिंदी टीवी चैनल्स की चर्चा का जाना पहचाना चेहरा है। दैनिक जागरण और मनी कंट्रोल के संपादकीय पृष्ठ पर अक्सर आपके लेख अवतरित होते रहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए राजनीतिक परिवर्तन पर सटीक आकलन भी देते हैं। आपका जो ब्लॉग है बतंगड़ 1.5 दशक से आप जो है उसके जरिए समसामयिक विषयों पर लेखन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली तरीके से राष्ट्रीय विमर्श तैयार करने वाले प्रमुख लोगों में हर्षवर्धन जी पहचाने जाते हैं। हमारे दोनों मेहमानों का इस संवाद में स्वागत है। धड़ों में बढ़ती पत्रकारिता। यशवंत जी, इस संवाद की शुरुआत हम उस शहर में कर रहे हैं जो शहर प्रभाष जोशी का शहर है, जो राजेंद्र माथुर का शहर है और जो शरद जोशी का शहर है, जिन्होंने एक नई पहचान अपनी कलम के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में दी थी। स्वाभाविक है कि ये विषय इंदौर में इन तीनों दिग्गजों के नगर में आखिर इस लिड चौक में संवाद का विषय क्यों बना। कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि आग होगी तभी धुआं उठता है, तो आप क्या मानते हैं? आखिर हम भी सालों से देख रहे हैं और हम आपका दोनों का अनुभव तो मुझसे बहुत व्यापक है इस मायने में। तो मतलब ये जब हम नए नए पत्रकारिता शुरू की थी या उसके बाद जब अलग अलग संस्थानों में सेवाएं दी, तो ऐसा कहा जाता है कि वैचारिक भिन्नता तो हमेशा रही है, लेकिन जिस स्वरूप में अब ये सामने आने लगी है, जिस स्वरूप में जनता अब हम पर उंगली उठाने लगी है, तो मैं आपका एक इस पे कमेंट चाहूंगा। धन्यवाद। दरअसल जब मैंने विषय पढ़ा कि धड़ों में बढ़ती हुई पत्रकारिता, तो थोड़ा सा मुझे अचकचाहट ये भी लगी, क्योंकि सच्चाई है कि धड़ों मतलब मुझे अलग अलग धड़े दिखने चाहिए ना। दुर्भाग्य से मीडिया में तो अब केवल एक ही धड़ा दिखता है तो अब धड़ा दूसरा कहाँ है, वो थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होती है। ये शहर बहुत ही ज़्यादा मेरे हृदय के करीब है और मैं यहाँ आऊँ और प्रभाष जी का पुण्य स्मरण न करूँ, ये तो संभव ही नहीं है। वैसे भी रोज करता हूँ जी। कुछ समय पहले की बात है, जब सरकार का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था, तो
उस दिन मैंने एक पीस लिखा था और मैं आज कार्यक्रम में आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ के भी सुनाऊंगा, क्योंकि आखिर तो लिट चौक है, जी जी जरूर। तो उस नाते भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। और मूलतः मैंने लिखा था कि बहुत याद आते हैं प्रभाष जी, और याद इसलिए आते हैं प्रभाष जी क्योंकि जिनको उनकी लेखनी याद है, जिन्होंने अखबार में उस समय पढ़ा है, कागज कारे के नाम से उनका कॉलम आता था जनसत्ता में, और ख़ास तौर पे जब हम पत्रकारिता बनने की पढ़ाई कर रहे थे, बनने चाहते थे, कॉलेज के दिन थे, शुरू थे, ये वही समय था लगभग सन 89 से सन 92 के बीच का वो दौर, जो पूरा अयोध्या आंदोलन, बाबरी मस्जिद का गिरना, वो सारा दौर उसी समय का था। और उस समय की प्रभाष जी की लेखनी अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि आज अगर आप पढ़ें या आज किसी नए छात्र को, नए पत्रकार को हम बोलें कि ये पढ़ो, उनकी लेखनी में संघ परिवार, भाजपा की राजनीति, भाजपा के नेता, इन सबको जिस तरीके की खरी खोटी, खरी खरी, जिसे हमारे पूरब में कहा जाता है ना, माठे में भिगो के जूता मारना, वो उस अंदाज में उनकी कलम चलती थी। उसको पढ़ के आज का कोई पत्रकार या कोई भी पाठक कहेगा कि ये तो पक्का भाजपा के दुश्मन होंगे जो लिखते थे ऐसा। और आज की तारीख में अगर मैं उनको बोलूं कि ये जिन्होंने लिखा, इनके लिखने के बाद में दूसरे दिन सवेरे सवेरे उनके घर पे चाय पीने के लिए सरसंघ चालक स्वयं गए थे, या शाम को अडवाणी जी खाना खाने गए थे, तो आज के लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये संभव कैसे है। तो मैंने वो जब लेख लिखा तो उस लेख के लिखने के पीछे मेरा मंतव्य ये था कि प्रभाष जी, राजेंद्र बाबू या शरद जी की लेखनी, व्यंग लिखते थे, प्रतिदिन करके कॉलम आता था। चीनी महंगी हो गई और एक कॉलम उनका आया कि अच्छी भली कल दिख रही थी बाजार में, एकदम से आज सवेरे पता लगा गायब हो गई। पूरा कॉलम आप पढ़ जाइए, उसमें चीनी शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं और जो मंत्री भी हैं केंद्र के, वो भी हंसते हंसते कहें कि क्या मारा है मुझे। देखिए, लेखनी में या पत्रकारिता में एक प्रामाणिकता जो चाहिए, वो प्रामाणिकता कलम में तब उतरती है जब चारित्रिक रूप से आपके अंदर वो प्रामाणिकता आती। मुझे समस्या आज की धड़ों में बटी हुई ये जो पत्रकारिता जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जिस ओर मैंने सरकार के हैप्पी बर्थडे के ऊपर प्रभाष जी को याद किया, वो मैंने ये लिखते हुए याद किया था कि अगर प्रभाष जी आज होते तो फिर अपनी कलम से चुन चुन के ऐसे ऐसे वाक्य निकलते उनके उसमें से कि त्राहिमाम करके सरकार के सारे मंत्री दाएं बाएं भागते, त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन खुद प्रधानमंत्री रविवार को पहले मंगा करके, मैं गारंटी देता हूं कि बोलते कि कागज करे लाके दो, मुझे पढ़ना है। क्योंकि एक उनके अंदर ये विश्वास होता कि ये व्यक्ति जो भी आलोचना में लिख रहा है, ये सत्य लिख रहा है, और इसके आलोचना के शब्दों के बीच में मुझे राह मिलेगी, इस बात का विश्वास होता कि ये व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। समस्या आज की तारीख में जो धड़ों के बंटने वाली है, जो हम बात करते हैं, देखिए एक तो उसमें बहुत स्वाभाविक सा है, एक चरण वंदन भाण मंडली एक अलग होती है, वो राजा राजवाड़े के समय से हमेशा एक प्रशस्ति वादन, प्रशस्ति गायन करने वाली मंडली होती। वो पत्रकारिता पहले भी थी, आज भी है। वो सरकार बदलती है, वो पत्रकार नहीं बदलते। वो पेंडुलम की तरह आज इस तरफ जाते हैं, पेंडुलम की तरह हिलते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सारा फोकस, जब मैंने बोला आपसे कि आजकल ग्रुप एक ही हो गया है, तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि एक बहुत बड़ी मंडली केवल सरकार के महिमा मंडन में ही दिखाई देती है। मेरी समस्या उस मंडली से नहीं है, क्योंकि वो मंडली सरकार दूसरी थी, उस समय भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मेरी समस्या दरअसल तथाकथित आलोचना मंडली से है, जहां पे मुझे वो सत्व नहीं दिखाई देता कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बजाय केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित लेखनी या मुंह से निकल रही है बात, और मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे, अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, आपको बाकी भजन कीर्तन मंडली से क्यों नहीं तकलीफ है? नहीं, तकलीफ
मंडली से तकलीफ मुझे इसलिए नहीं है, आपको बताएं अरविंद जी, क्योंकि एक तो जनता जो सामने बैठती है ना जी, वो जनता आपके लिखे, आपके बोले, आपके पढ़े को एक्सरे की तरह देख लेती है, दाएं बाएं, इधर से पार उधर। हम में से कोई इस बात की वो नहीं लेता, सोच सकता कि जनता मूर्ख है, जनता नहीं समझती, ऐसा नहीं होता। तो भजन मंडली को तो जनता अच्छे से जानती है, लेकिन क्रिटिसिज्म करते समय, आलोचना करते समय पूर्वाग्रह जब भारी पड़ता है, तब उस जगह पे आके मुझे आपत्ति ये होती है कि अगर आपके आलोचना में पूर्वाग्रह भारी है तो जनता भी उसको देख रही है। अब जनता के पास में एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, न्यूट्रल लेखनी, न्यूट्रल चेहरा ऐसा क्या बच गया है जिसको देख के जनता को लगे कि हाँ, ये सही को सही कह रहा है, गलत को गलत कह रहे हैं, और ये वो बात कर रहे हैं जो मेरे मन की है। और आपको मैं इस बात की यकीन दे सकता हूं अरविंद जी, मैं चुनाव विश्लेषण करता हूं, जनमत संग्रह करता हूं, मैं एक चीज को मैं मानता हूं। आपने अभी मेरे परिचय में बोला कि सन 77 के चुनाव में मैं अबोध बालक की तरह से मैंने महाभारत की तरह वो चुनाव देखा और दिवाली की तरह उस चुनाव के सेलिब्रेशन को देखा। मेरा ये मानना है, जनादेश नाम की जो चीज होती है, जनता सिरमौर है और जनता की एक जो सोच है, एक जो कलेक्टिव थॉट है, आप हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और वो इतनी परिपक्व होती है, इतनी परिपक्व होती है कि उसको भेदना हमारे आपके जैसे किसी भी व्यक्ति या सबके सारे नेता, सारे पत्रकार, सारे विद्वान भी एक तरफ हो जाएं, जनता की समझ को चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि ये हम लोग बैठे हैं 2021 में, आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कैंपेन हो जा रहा है, सही बात है ना? 77 का चुनाव जिस समय टीवी था नहीं, टीवी था ही नहीं, इंटरनेट तो दूर की बात है, टीवी था ही नहीं, रेडियो के नाम पे केवल ऑल इंडिया रेडियो जिसपे सरकारी समाचार, और अखबार के नाम पे वो अखबार जिसपे सेंसरशिप लगी हुई है, जो सरकार बोलेगी वही छपेगा और कुछ छपेगा नहीं। और सारे के सारे अपोजिशन के लीडर जेल में। चुनाव डिक्लेयर होता है, कैंडिडेट तो कैंडिडेट, पोलिंग बूथ का एजेंट नहीं अपोजिशन के बाद में। और वो जनता जो 2/3 से ज्यादा ऑफिशियली अनपढ़ निरक्षर गंवार, 77 में ना रेडियो है, ना टीवी है, ना इंटरनेट है, ना अखबार है, कुछ नहीं है, वो जनता लाइन लगा के निकलती है, चुपचाप वोट देती है और इंदिरा जी अपनी सीट भी हार जाती हैं। आप उस जनता को गंवार, अनपढ़, मूर्ख ये कहकर केवल खुद को गंवार, अनपढ़ और मूर्ख साबित कर सकते हैं। इसलिए जनादेश में तो आप कभी क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। और जो जनता या जो जनादेश दरअसल नेताओं को आर पार देख लेता है, हम ये कैसे माने कि वो पत्रकारों को आर पार नहीं देख रहा होगा? तो यशवंत जी, आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आलोचना और पूर्वाग्रह के बीच की जो लाइन है उसको समझने में चूक हो रही है। ये हमको और आपको हो रही है, जनता को नहीं हो रही है। जनता बिल्कुल साफ देखती है कि ये आलोचना है या पूर्वाग्रह है। ये मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो पूर्वाग्रह लिखता है उसके पाठकों की संख्या उतनी ही रह जाती है, जो पूर्वाग्रह बोलता है उसके दर्शकों की संख्या उतनी ही रह जाती है। जिसको जनता समझ पाती है कि ये हमारे मन की बात बोल रहा है, उसके नंबर, उसके प्रसार, उसके वो आपको छत तोड़ते हुए दिखाई देंगे। हर्ष जी, धड़ों में बढ़ती पत्रकारिता के बीच इन दिनों न्यूट्रल मीडिया की भी बड़ी चर्चा है। तो जो यशवंत जी का प्रारंभिक कमेंट आया, उसके बाद ये जो न्यूट्रल मीडिया की जो बात चल पड़ी है, इस पे भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये कि जो विषय है इसका, धड़ों में बढ़ती पत्रकारिता, तो मूल बात ये है, और ये अगर कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थी बैठे हैं तो ध्यान से सुने, पत्रकारिता कभी धड़ों में नहीं बढ़ती है। ये धड़ वड़ जिनके हैं उनको अपनी चिंता है, अपनी दुकानों की चिंता है, अपना जो कुछ भी उनको करना है उसकी चिंता है। पत्रकारिता जब आप करने जाते हैं तो पत्रकारिता होती है। जब आपको पत्रकारिता से कुछ ऊपर चाहिए होता है, यानी आपको लगने लगे कि पत्रकारिता छोटी चीज है, नेतागिरी थोड़ी बड़ी चीज है, तब ये बात खड़ी होती है। जब आपको लगने लगे कि पत्रकारिता छोटी चीज है, थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस बड़ी चीज है, जब आपको लगने लगे कि आपका काम खबरें दिखाना, विश्लेषण करना,
चीजों को आगे बढ़ाना, जनता को अवेयर करना, इसको छोड़कर मंत्री बनाना, विधायक बनाना, लोगों का रुख तय करना है, तब समस्या खड़ी होती है। और इसीलिए धड़ों में बढ़ती पत्रकारिता ये हो ही नहीं सकता। न राजेंद्र माथुर जी, शरद जोशी जी, प्रभाष जोशी जी या जिनका भी आप नाम लें, उनके समय में रहा होगा, न गणेश शंकर विद्यार्थी जी के समय में रहा होगा, और न आज है। तो इसीलिए जो पत्रकारिता करने वाला है वो तो उठाता है, एक 5,000 का मोबाइल लेता है, सड़क किनारे खड़ा हो जाता है और कहता है कि भैया देखो सड़क खराब है, ये प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं। वो कहता है कि ये नेताजी हैं, सांसद तो बन गए, लेकिन इनके पास समय नहीं कि इनके घर के सामने की नाली बजबजा रही है। अब इंदौर के लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, तो स्वच्छ शहर है ना भाई, तो ये मेरा संदर्भ नहीं समझ में, लेकिन देश में ये है। और ये जो नाली सामने बजबजा रही है, उससे ज्यादा पत्रकारों की दिमागी नाली बजबजा रही है। और ये इतनी ज्यादा बजबजाई हुई है कि आप कमेंट इश्यूज पे नहीं करते, आप कमेंट पार्टी देख के, नेता देख के करते हैं। अभी बड़ा शानदार सा दृश्य देश ने देखा है, जिस पर पिछले 1.5-2 दशक में देश के हर कृषि वैज्ञानिक, हर कृषि सलाहकार, हर अच्छी खेती करने वाले ने कहा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग जिस राज्य में हैं, ये राज्य आधुनिक कृषि करने वालों में सबसे शानदार है, सबसे ज्यादा। और मैंने तो अभी एक सज्जन मिले, सरकार में है आपके, उनको मैंने कहा कि यहां तो शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए अपने आधुनिक खेती करने वालों को। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि देश में सबसे ज्यादा जो सफल एफपीओज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, वो यहां है। किस अखबार में, किस चैनल में, किस पत्रकार ने इसकी चर्चा की, बताइए। आप कृषि वैज्ञानिक को बुलाने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिससे पूछो भैया तुम्हारी खेती किसानी के नाम पे उपलब्धि क्या है, करा हरा साफा बांधते हैं, हमारे साथ हम जब बोलते हैं तो लोग हमको सुनते हैं, हम लठ उठा लेते हैं तो टोल बंद करा देते हैं, हम तय कर लेते हैं तो किसान की उपज मंडी में पड़े पड़े सड़ जाती। तो पत्रकारिता धड़े में नहीं बटी, जो लोग धड़े में बटे हैं उन्होंने पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो यशवंत जी ने कहा उसमें बहुत गंभीर बात उन्होंने एक कही, ये सच है। ये चूंकि प्रभाष जी का मेरा कोई सीधा वास्ता नहीं रहा, लेकिन चूंकि राम बहादुर राय जी के यहाँ लंबे समय से एक बहुत निकट का संबंध होने की वजह से मैं नियमित वहां सुनता जानता था, तो उस वजह से जानता था। जब आपका अपना चरित्र मजबूत होगा, अंदर से आपको लगे हम पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी सांसद विधायक की हैसियत नहीं कि आपको गलत नजर से देख ले, लेकिन जब उसको पता है कि भाई आपकी सारी जो ये पत्रकारिता है कोई और डिक्टेट कर रहा है, कहीं और से एजेंडा चल रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप पत्रकारिता करने लायक नहीं बचोगे अगर किसी सरकार में हो तो आप पत्रकार नहीं। आपको ये डर लगे अगर कि कोई नरेंद्र मोदी या कोई भी एक व्यक्ति सरकार में है तो आपकी पत्रकारिता खत्म हो रही है, आपको पूछने वाले लोग नहीं है, तो आप पत्रकार कहां हैं? इसका मतलब यह है कि आपके बेसिक में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। आपको सत्ता के साथ, सरकार के साथ पत्रकारिता की आदत लग गई थी, और शायद यही वजह है कि आज आपको पूरा का पूरा जो पत्रकार के नाम पर लोग हैं वो धड़ों में बटे नजर आते हैं। जिनको आप न्यूट्रल पत्रकारिता कर रहे हैं वो तो जनता है निकल के आ गई, आपको आईना दिखा रही है, तुम 20 साल से पत्रकारिता करते हो, पद्मश्री लिए हो, पद्म भूषण लिए हो, नहीं आता तुमको, तुम दिन भर वही फालतू की बात करते हो, देखो हम किनारे खड़े हो गए, आम आदमी की बात जनता को पहुंचा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो आईना है जो आईना इस देश में लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, और जिसको मैं कहता हूं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। खत्म हो गई संपादकीय मठाधीशी, नहीं तय करता कोई मठाधीश संपादक की खबर क्या होगी, एक अखबार में लिख दिया, कहा कि यही चलता है, नहीं चलेगा भैया। 1 लाख अखबार छप रहे हैं, हर दूसरे सेकंड कोई ना कोई खड़ा हो जा रहा है जो कह रहा है कि मैं बताऊंगा ना पत्रकारिता कैसे होती है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क है। धड़े में पत्रकारिता नहीं बटी है, जिनके धड़ असुरक्षित हो गए, जिनके सर पे समस्या हो गई, वो संकट में। यशवंत जी, 2 मुद्दे थे। तो एक आपने सर्वे करवाया था मीडिया की ट्रस्ट वर्दीनेस पे, उसके बारे में इस फोरम पे अगर कुछ जानकारी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये दरअसल इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टवर्दीनेस पे होता है ये सर्वे, कि लोग अलग अलग जो हमारा डेमोक्रेसी को बनाते हैं इंस्टीट्यूशन, संसद हुई, मंत्रालय हुए, जुडिशरी हुई, मीडिया हुई, किस चीज़ पे कितना भरोसा करते हैं। एक समय था जब मीडिया अक्सर सेना के बाद में और एक आध और उसके बाद में तीसरे चौथे नंबर पे लग जाया करती थी।
पिछले करीबन 20 वर्षों में मैंने देखा सेना अपनी जगह पे नंबर 1 पे बनी हुई है, और दूसरे नंबर पे जो हमारे लिए एक एलिमेंट उभर के आया धीमे धीमे सीढ़ी चढ़ता हुआ, वो था चुनाव आयोग। और मीडिया जो दूसरे तीसरे पे रहती थी, वो नीचे घटते घटते छठे या सातवें नंबर पे आ गई। अब एक मीडिया का धड़ा बड़ा खुश हो जाएगा ये बात सुन के, अरे यही तो हम कह रहे हैं आपसे कि 2014 के बाद से मीडिया सातवें नंबर पे आ गई। अब उनको ये बताना मुश्किल पड़ता है कि 2004 से 2014 के बीच में मीडिया तीसरे छठे पे कैसे पहुंची थी। वो छठे से सातवें की जो एक स्टेप की 2014 के बाद की गिरावट है, वो हेडलाइन है, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में 4 स्टेप की जो गिरावट है, वो हेडलाइन नहीं है। तो देखिए, मीडिया निस्संदेह कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से, जिसे एक ट्रेडिशनल मीडिया का हम जमा कहते हैं आजकल, न्यू मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया ये भी आजकल कहा जाने लगा शब्द, और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि आप अगर मीडिया में बात करें तो अक्सर ये बात होती है कि जनता ये पढ़ना चाहती है जी, जनता ये देखना चाहती है, जनता ये सोचना चाहती है। मतलब हम जो भी बोलें, जो भी कहें, सब चलता है ये बोल करके कि ये जनता सोचना चाहती है, जबकि इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि जो जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आप वो न सुना रहे हैं, न लिख रहे हैं, न दिखा रहे हैं। और इसीलिए जिस ओर हर्षवर्धन जी इशारा कर रहे थे जी, आज की तारीख में हजारों की संख्या में जो यूट्यूब चैनल खड़े हो रहे हैं, बच्चे कहीं से भी खड़े होकर के अपने नाम से एक रिपोर्ट कर देते हैं, और देखते ही देखते उनकी तादाद हजारों लाखों से बढ़ते हुए मिलियंस में पहुंच जाती है। वो क्यों हो जाती है? तो ये प्रतिष्ठित संस्थानों और अति प्रतिष्ठित पत्रकारों के सोचने का विषय है कि ये कल के आए हुए बच्चे ये आपसे रेस में बहुत लंबा आगे निकल रहे हैं। और अति प्रतिष्ठित संपादकों को, बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी होती है, मेरे तो 10 मिलियन फॉलो हैं ट्विटर के ऊपर, 5 मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पे, इसमें खुश होने की क्या बात है? 5 मिलियन में से 39,95,000 लोग तुमको गाली देने के लिए फॉलो करते हैं, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? भाई, जिस समय तक सोशल मीडिया नहीं था जी, अरविंद जी, देखिए क्या होता था, हमारे मठाधीश संपादकीय और पत्रकार लोग राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले अंदाज में आते थे। 9 बजे की बुलेटिन में अपने चैनल पे फरमान और राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, और ओल्ड मॉन्क के किस्से गाते हुए अपने घर जाकर गाना गाते हुए शिवरात्रि हो गई। समस्या क्या हुई? जिसने ड्राइंग रूम में कार्यक्रम देखा उसकी बात तो आपको पता ही नहीं लगी। सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने यह बांध तोड़ दिया। अब आप आए सोशल मीडिया पे, आपने सोचा कि यहां पर भी मैं ट्वीट करूंगा, राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा और जनता कहेगी वाह वाह, क्योंकि आपके अपने दिमाग में तो आपने वाह वाह के अलावा कुछ अच्छा काम किया और कुछ हुआ ही नहीं है ना। सोशल मीडिया में बांध टूटा, आपने बोला धाएं, और उधर से एक साथ 1000 आए, धाएं 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 धाएं, और जब धाएं धाएं आपके ऊपर जूते पड़े तो आपको लगा अरे ये तो कुछ गलत हो रहा है, ये सारे ट्रोल है, ये सब पेड ट्रोल है। पेड ट्रोल 100, 50, 200 हो सकते हैं, पेड ट्रोल मिलियंस में नहीं हो सकते। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी पार्टी, संगठन, नेता कोई नहीं है जो मिलियंस की तादाद में पैसा देके ट्रोल्स पैदा करे, ये नहीं होता। सोशल मीडिया की अपनी समस्याएं, वो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो एक सोशल मीडिया के कारण एक बांध तो टूट गया कि अब आप राष्ट्र के नाम संदेश देंगे तो राष्ट्र भी आपको अपना संदेश देने के लिए इमीडिएटली तैयार बैठा है। आपको पसंद आए ना आए, यह आपकी दुर्भाग्य सौभाग्य है, लेकिन मिलेगा तो। आपने अपने हिसाब से एक घुमा के दिया, उधर से 200 धम 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 आपको घुमा के पड़ते हैं, और बिल्कुल जैसे ना वो त्वरित ज्योतिष फल वाले हिसाब में अंदाजे पढ़ते हैं, आपने लिखा नहीं कि वापस पढ़ा नहीं। तो ये तमाम चीजें बदल गई हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े संपादकों और पत्रकारों को इस नई
उसमें नए यथार्थ में अपने आप को ठीक से प्रतिष्ठापित करना, अपनी युगानुकूल तरीके से व्याख्या कर लेना, वो उनके लिए भारी पड़ रहा है। तो ट्रस्टवर्दीनेस की कमी जो हो रही है, ये अगर मैं बोलता हूं कि मीडिया की ट्रस्टवर्दीनेस कम हो रही है, मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रही है, तो तुरंत मीडिया का एक हिस्सा इसके ऊपर ताली बजाने लगता बड़ी जोर से कि यही तो हम कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं भाई तराजू में तुम भी बैठे हो, ये अकेले नहीं है, ये धड़े में पत्रकारिता जो सोच रहे हो, इस धड़े की पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। पत्रकारिता के तराजू में दोनों धड़े तीनों धड़े जितने भी बना रहे हो, सबकी कम हो रही है। यशवंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले एक दशक में एडिटर इंस्टीट्यूशन का जबरदस्त हास हुआ है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही उस पर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कमेंट चाहूंगा कि इन दिनों एक बात की जमकर आड़ ली जा रही है कि पब्लिक जो चाहती है वो हम कर रहे हैं। आपकी तो बड़ी बेबाक टिप्पणी इस पे आई है, मैं त्रिपाठी जी से भी आग्रह करूंगा कि इस लाइन पे वो भी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, कहते हैं ना कि कभी भी गलती से आप अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करें या शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, तो उसमें वाद विवाद में किसी बात का उपयोग करें। बचना चाहिए ऐसी बात से, पलट के आपको निपटा दे। इन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है वो हम दिखाते हैं, उसके नाम पर दुनिया की गंध। और मैं जो मानता हूं कि टीवी चैनल से स्ट्रांग मीडियम ये कभी कोई हुआ नहीं और आगे भी अभी नहीं होगा। आप इंटरनेट पर भी दरअसल टीवी ही देख रहे हैं, लेकिन टीवी के संपादकों ने इतना बुरा किया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं चैनलों और उन संपादकों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल तो जस के तस हैं, संपादक लुप्त प्राय प्रजाति के हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने कहा था कि जनता जो कहती है वो हम दिखाते हैं, आज जनता जब पत्रकारिता दिखा रही है तो उनको संकट खड़ा हो गया है। आज जनता जब कह रही है कि देखिए पत्रकारिता के पैमाने ये थे, तो वो सब विक्षिप्त अवस्था में होते हैं। और विक्षिप्त अवस्था में मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, तो किसी उस गुजरे दौर के जो तथाकथित पत्रकार था, आज भी लोग उसको देखते सुनते होंगे। ऐसा नहीं है, समय इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, और वैसे तो भले ही कुछ ना हो, लेकिन कम्युनिस्ट भी हर मोहल्ले में दो चार घूमते मिल ही जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलते हैं लोग, वो भी खड़े होते 10-20-50 हंसिया हथौड़ा लेके फैक्ट्री बंद कराने, खेत खलियान खराब कराने पहुंचते हैं। तो ऐसे लोग पहुंचते हैं। लेकिन जरा पत्रकारिता के नाम पर देखिए, और मैं कहता हूं कि वो जिसको कह रहे हैं कि वो खराब पत्रकारिता कर रहे हैं, इस देश में पत्रकारिता के तथाकथित स्थापित चेहरों में किसने आज तक ऐसी एक रिपोर्ट दी है जो कहे कि जनता की ये रिपोर्ट है? भाई नेता तो सर्वे करा लेते हैं, यशवंत जी कई बार उनको नब्ज बता देते हैं, यशवंत जी जैसे लोग दिखाते रहते हैं, रेगुलर दिखाते हैं। और आजकल तो बड़ा कमाल का काम इन्होंने किया है। मैं अभी करीब साल भर पहले इनके साथ डिबेट में था, तो आश्चर्य में पड़ गया कि दुनिया में पता नहीं कहीं ऐसा होता कि डेली ट्रैकर चलाते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया के युग में इतना आगे चला गया मामला कि हर घंटे आपको पता है कि किस बात पर आपका बुरा हो रहा है, फिर भी नहीं सुधर। तो नेता तो वहां जाके वोट बटोर ले रहा है। पत्रकार क्या करते हैं? वो कुछ खबरों का कोई पैमाना तय करते हैं क्या? और मैं आपको बताऊं, मैं ये बार बार आजकल कह रहा हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं, हालांकि ये मैं जिसको कहते हैं ना कि अपना नुकसान कर रहा हूं। मैं शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टीवी पर बैठ के ही रोजी रोटी चलती है हमारी। पैसा भी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि शाम 5 से रात 10 तक एक विषय पर चर्चा करने वाले लोग होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। और वही दरअसल देश को यह भ्रम देता है कि पत्रकारिता धड़ों में बटी। वो जो विंडो कटा होता है ना, सबको लगता है कि धड़ों में बटी। आप एक चीज बस देख लीजिए कि इशू एक था, उस पर इस भाई ने आज ये बोला पत्रकार के तौर पर, कल कुछ और तो नहीं बोल रहा था। अगर बोल रहा है तो पत्रकारिता धड़ों में नहीं बटी है, समाज का दबाव नहीं है, जनता नहीं कह रही थी। इस आदमी ने अपने निजी हितों के लिए, आदमी मतलब जेंडर बायस मत समझिएगा, आदमी औरत दोनों बड़े शानदार हैं जो पत्रकार रहे हैं, तो उनमें से किसी को आप कमतर नहीं कि सब पद्म पुरस्कार से हैं। तो उन लोगों ने अपने निजी हितों में पत्रकारिता का जनता की पसंद की आड़ का खूब दुरुपयोग किया, खूब दोहन किया। आपको वो दिखा दिया जो आपके घर में कल्पना नहीं थी कि ऐसे भी पत्रकारिता हो सकती।
और उसके बाद कहा कि ये सब हम आपकी पसंद से दिखा रहे हैं। जब जनता को अपनी पसंद का मीडियम मिल गया, वो जो संपादक था वो पूर्वाग्रही नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके कहूंगा जो दुराग्रही संपादक था, उसकी बातों को जब उन्होंने समझा कि ये तो हमारा सब गड़बड़ कर रहा है, वो खुद उस संस्थान को लेकर खड़ा हो गया। और पत्रकारिता की संस्था को, पत्रकारिता की साख को अगर कोई बचा रहा है तो वो जनता बचा रही है। संपादक जो उसके नाम पर आपको बेवकूफ बना रहे थे कि हम आपका कहा दिखा रहे हैं, वो अब बेवकूफ बन रहे हैं, इसीलिए वो तिलमिला रहे हैं। यशवंत जी, हर्षवर्धन जी, यहाँ जितने लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, मेरी इस बात से लगभग सहमत होंगे कि मतलब आपने जो कहा कि शाम को विंडो पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो वास्तव में हकीकत है कि दिन का कोई डेवलपमेंट जो है, उसके बाद ये सुधी दर्शक और जो है ये अनुमान लगा लेते हैं। एक लाइन जी, जोड़ जी, दूं, जी, जी। ये आपने जो कहा, जो अनुमान लगा लेते हैं ना, उससे भी आगे का अनुमान है। जी जी एक ही विषय पर जब मोदी जी ने कहा कृषि कानून लाए, तो उन्होंने कहा बड़ा महान। उसी विषय पर कहा कृषि कानून वापस, कहे बड़ा महान। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? अगर वो फैसला महान था तो ये वाला खराब है। ये कृषि कानून वापस लेने का फैसला खराब है, और अगर आप दोनों महान बता रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं है, धड़धड़ाधड़ है। मैं वही बात कह रहा था कि दोपहर का कोई डेवलपमेंट है तो शाम, ये हमारे साथी जो हैं ये दिन में एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं, और जो लगभग 100% सही जाता है कि आज शाम को किस चैनल पर किस विषय पे कौन आपसे मुखातिब होने वाला, ये हालात है। नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी तो उसमें तो है ही है, और साथ में एक बड़ी विचित्र स्थिति है, खास तौर पे तथाकथित राष्ट्रीय चैनलों के साथ में। अगर आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे और कभी अजायब घर देखने की इच्छा हो, तो एक नोएडा में फिल्म सिटी नाम की जगह है जहां सारे चैनल्स वहीं से चलते हैं। तो एक आपको अंदर की बात बता देता हूं कि उस अजायब घर के आधे घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस के अंदर जो रह रहा है वो किसी चीज का विशेषज्ञ है, क्योंकि शाम की डिबेट में अगर आज किसी को ये सूझ गया या कहीं से कुछ आ गया कि वो पंडाल में गुलाबी रंग का खंबा लगा था, उस गुलाबी रंग के खंबे के लगने से बाइडेन को बुखार आ गया। अब गुलाबी रंग का खंबा लगा है इंदौर में, बाइडेन साहब को बुखार क्यों आया, इसके ऊपर अगर प्राइम टाइम में डिबेट होनी है तो यकीन मानिए कि उस फिल्म सिटी जहां सारे दफ्तर हैं, उसके आधे घंटे के अंदर की ड्राइव के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनमें से ही एक गुलाबी खंबे का विशेषज्ञ खड़ा होगा, एक अमेरिकी राजनीति का विशेषज्ञ खड़ा होगा, और एक उन दोनों के बीच का विशेषज्ञ होगा जो बताएगा कि गुलाबी का और राजनीति का आपस में तारतम्यता क्या है। और उसके बाद में दो ऐसे खड़े होंगे कि ये मैंने बोला था, मोदी आ गया है, गुलाबी लगवाएगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। और दूसरा आएगा, कहेगा मोदी जी हैं इसीलिए गुलाबी खड़ा है, और गुलाबी के कारण भारत राष्ट्रगुरु है, दुनिया का गुरु है, और बाइडेन को बुखार इसीलिए आया है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सब। और मजा ये है कि दूसरे दिन वही पैनल दिखेगा आपको किसी और चीज के ऊपर, कि दूसरे दिन गुलाबी के बजाय नीला खंबा हो गया। अब वो जो कल अमेरिकी राष्ट्र का जानकार था वो आज नीले खंबे का जानकार होगा, और जो गुलाबी खंबे का जानकार था वो किसी और चीज का जानकार होगा। बीच में एक दिन मेरे पास में व्हाट्सएप में बड़ी जबरदस्त एक इमेज आई, और मुझे पहले लगा किसी ने मजाक में किया, लेकिन वो सच्ची थी। एक सज्जन थे कोई, उनका 8 अलग अलग चैनलों के ऊपर छोटे छोटे उसमें चैनल के अंदर ग्रैब जिसे कहते हैं क्लिक किया था। एक जगह पे वो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे, दूसरे में विदेश नीति के विशेषज्ञ थे, तीसरे में सामरिक विषयों के विशेषज्ञ थे, चौथे में वो जैविक कृषि के विशेषज्ञ थे। ऐसे करके 8 विषयों पे वही व्यक्ति जी अलग अलग चैनल पे विशेषज्ञ बन के बैठा था। और मुझे पहले लगा कि ये आजकल जो इंटरनेट पे मजाक चलता है वैसा कुछ है, तो मैंने उसके ऊपर अपने मित्रों को देखा ये चल रहा है, तो मुझे पता लगा कि नहीं ये सच है, ये सच में ऐसा हो रहा है। और मुझे हर्षवर्धन जी का पता नहीं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने 2009 के बाद से न्यूज़ चैनल नहीं देखे हैं, मैंने नहीं देखे। मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने कार्यक्रम तो खैर सवाल ही नहीं उठता देखने का, क्योंकि जिस कार्यक्रम में मुझे तक बुला लिया जाए उस कार्यक्रम की क्या, छोड़िए मारिए गोली। लेकिन आप ये समझिए कि
एक्सपर्ट्स का इतना अभाव है। आपको आज की तारीख में मैं इस बात के लिए चैलेंज कर सकता हूं कि आप जो इन्होंने समय का फ्रेम बताया ना, शाम को 5 से रात को 10, 5 घंटे मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप बैठ जाइए और देश के जितने भी नामी गिरामी 10-12 चैनल हैं आप सारे देख डालिए और आप मुझे 10:05 पे सोच के बता दीजिए कि इन 5 घंटों में मुझे एक ये नई चीज पता लगी, ये मैंने नया सीखा, मुझे ये चीज समझ में आई जो बड़े पते की थी और काम की थी। आप जो कहेंगे मैं हारने के लिए तैयार हूं, और नहीं तो 2 सैरिडॉन की गोली मैं अपनी ओर से आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि 5 घंटे के बाद में आपको मैं परमवीर चक्र का तो कुछ दिला नहीं सकता, सैरिडॉन की गोली तो दे ही सकता हूं। त्रिपाठी सर, इस संवाद को हम 1-2 सवालों पर ले जाएं, उसके पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे समय जब पत्रकारिता में कैरेक्टर की कमी नज़र आ रही है, हमारी प्रामाणिकता पर पाठकों की नज़र है वो सवाल उठाने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि कलम में प्रामाणिकता का अभाव है, तो ये हालात आखिर सुधरेंगे कैसे? देखिए अरविंद जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और वैसे तो ये यशवंत जी की तरफ जाना चाहिए था, यशवंत जी का कमेंट भी इस पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि संयोगवश ऐसा रहा है कि मैं तीनों माध्यमों में काम कर चुका हूँ। बहुत थोड़े समय किया, लेकिन वेब दुनिया से मैंने औपचारिक शुरुआत की थी, जो यहाँ से तब शुरू हुआ था। तो वेब में, प्रिंट में, टीवी में, इंटरनेट के भी शुरुआती दौर में जब ब्लॉगिंग शुरू हुई थी तब से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बतंगड़ नाम से करता था, फिर अभी यूट्यूब चैनल है। और एक चीज मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि पत्रकारिता न मर रही है, न पत्रकारिता खत्म होगी, न मीडिया संस्थान कहीं जाने वाला है। जिसको पत्रकारिता करनी है वो पत्रकारिता करने का रास्ता खोजेगा, वो खोज रहा है। क्या बात? हमारी आपकी समस्या है कि जिनको हमने पत्रकार समझा और उनको कैसे पत्रकार समझा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है, वहाँ 2006 से जाता हूँ बच्चों से बातचीत करने के लिए। बातचीत ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको कुछ सिखाऊंगा क्या, उन्हीं से सीखता हूँ। लेकिन उस बातचीत में किसी बच्चे ने कोई वहाँ निकला होगा और मुझे वो मिल गया ली मेरिडियन होटल में, एक कोई बिजनेस की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद वो मिला। तो आजकल वो फोटोग्राफी कर रहा है किसी छोटे मीडिया हाउस के साथ। तो उसने मुझसे कहा कि सर आपने तो ये बातें कही थी और मैं तो आधे से ज़्यादा पत्रकारों को अब जान गया हूँ दिल्ली में, तो वो तो सब वही सब करते हैं, सरकार के साथ सेटिंग और वो लंबी गाड़ी और ये सारी चीज़ें और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। तो मैंने कहा भैया देखो, इसका एक ही तरीका है, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में नए नए हैं, आप डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, अध्यापक बने हैं, 15 साल तो तय करो यार कि बेईमानी नहीं करोगे। अपनी 15 साल की बेईमानी बचा लो, इस देश में पत्रकारिता भी बचेगी और सारे प्रोफेशन ईमानदार रह जाएंगे, बच जाएंगे। आप वो जब जीवन के उत्तरार्ध में है, उसने क्या क्या समझौते किए छोड़ दो उसको। आपने अपनी जवानी में, आपने अपने जीवन के उस वक्त में जब सबसे ज्यादा ऊर्जावान थे, तब आपने कोई समझौता नहीं किया, बस इतना तय कर लो। और जब कहते हैं कि रास्ता कहां से निकलेगा, तो रास्ता ये निकलेगा नहीं, निकल रहा है। आज ढेर सारे लोग जिनको लगता था कि फलाना संपादक, अच्छा अब मैं आपको बड़ी रोचक बात बताऊं, दिल्ली में तो गिरोह चलता था, अभी हालांकि वो सब बेचारे पैदल हो गए हैं, नौकरी से नहीं रहे वो गिरोह चलता था। एक संपादक से जो नौकरी पे आया, नया छात्र या छात्रा, वो पत्रकारिता की आई, नौकरी करने लगी और संपादक जी उस दिन मूड में नहीं थे, उनके मुंह से गाली निकल गई। उसने रिएक्ट कर दिया, उसने कहा आउट। एचआर डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, इन संपादकों ने कितना अपना दुरुपयोग किया सोचिए, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब फिल्म सिटी जो अभी यशवंत जी ने बताया, वहां आधे घंटे में सब है, वो दूसरी जगह गया, इस संपादक ने फोन कर दिया उसको मत नौकरी पे रख लेना। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी, ट्रेनी रिपोर्टर की नौकरी, सामान्य जो पत्रकार है उसकी नौकरी, वो कौन रुकवा रहा है? वो जो तथाकथित चीफ एडिटर बैठा हुआ है, एडिटर इन चीफ बैठा हुआ, जो बरसों बरस एक मालिक की पूजा परिक्रमा करके संपादक बना है। उसका आप भय देखिए। और वो कह रहा है कि पत्रकारिता धड़ों में बट रही, वो कह रहा है कि पत्रकारिता की साख खत्म हो रही, वो कह रहा है कि जनता जो कहती थी वो हम दिखाते थे, अब तो कोई दिखाई नहीं रहा, जनता जब अपनी पे आ गई तो दिखने बंद हो गए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें समझना होगा। एक बात और मैं कहता हूं उसके साथ, जो रास्ता निकलने की है, कि आप निगेटिव पे रिएक्ट करना जरा बंद कीजिए। आप नेता को गाली देते हैं, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि उससे आपकी नीति तय होती है। पत्रकार को गाली देके आपको क्या मिलेगा? जो अभी यशवंत जी ने बताया ना कि
90% उसमें सिर्फ गाली देने के लिए आते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा उसकी फॉलोअरशिप है। आप उसको गाली देके जो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो उस अंदाज में निकल चुका है। उसको ये भरोसा हो गया है कि मेरी सारी कमाई, वो अब मैं नहीं तुलना करूंगा कहां से होनी है, वो आप समझ गए होंगे, वो उस अंदाज में आ गया है। और इसीलिए वो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो पत्रकारिता के बाजार में निर्वस्त्र हो चुका है। इसीलिए वो मुद्दों की बात नहीं करता, व्यक्ति की बात करता है, पार्टी की बात करता है। सर कुछ सवाल ले लेते हैं, हमारे बीच कई साथी मैं लाता हूं आपके। मुकेश तिवारी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं दौर के। आप दोनों से मेरा एक सवाल है। एक सवाल ये है कि जो बाजारवाद बढ़ता हुआ है उसने पत्रकारिता को कितना नुकसान पहुंचाया है। दूसरा, हर्षवर्धन जी ने कहा कि गालियां दे रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि मृत्यु के बाद तक टीका टिप्पणियां पत्रकारों पर होने लग गई है। जीते जी तो बात ही अलग है। उसके कुछ उदाहरण अभी हमने देश ने देखे हैं, अभी हाल में भी देखा है और कुछ महीने पहले भी देखा है। तो ये क्या स्वरूप है? हम कहते हैं बंटवारा नहीं है, तो ये क्या है फिर? अगर आपकी इजाज़त हो तो दूसरे वाले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, पहला वाला ही, क्योंकि बाजार और पूंजी और ये ज़्यादा समझते हैं। दूसरे सवाल का मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपने अभी इशारा जिस ओर किया, विनोद दुआ जी की मृत्यु हुई, उसके बाद में जिस तरीके के कमेंट आए, मेरा सौभाग्य था कि विनोद दुआ जी मेरे टीवी में मेरे गुरु थे पहले। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। उन्होंने मुझे टीवी सिखाया और उनकी अंत्येष्टि के बाद में मैंने एक लेख लिखा। उस लेख के आने के बाद में मुझसे इतने सारे लोग नाराज हो गए और जिनको मैं समझता था कि ये बड़े समझदार और वैसे व्यक्ति हैं कि आपने क्यों लिखा। अब मैं थोड़ा हैरान परेशान ये कि भाई आपकी वैचारिक या आइडियोलॉजिकल तरीके से उनके साथ में कोई हो सकता होगा। पहली बात तो अपनी संस्कृति में कोई व्यक्ति जब जाता है तो उसके बारे में आप थोड़ा संभल के ही बोलते हैं, नंबर एक बात। और कम से कम जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन तो कम से कम उसके लिए मौन ही रखा जाता है। मेरे व्यक्तिगत नाते में मुझे लगा मेरे गुरु रहे हैं और मेरे उनसे वैचारिक मतभेद रहे कई चीज़ों पे। जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कहा गया कि उन्होंने अटल जी की मृत्यु के बाद में एक कोई कमेंट कर दिया, मैं उससे सहमत नहीं था। मैंने उनको फ़ोन करके बोला जी। लेकिन वो बड़े दिल के इंसान थे, उन्होंने बोला प्यार से कि नहीं, मुझे जो लगा मैंने बोला, गलत सही ठीक है। चूंकि मैं अपना मानता हूं कि एक शिष्य धर्म के नाते मेरे संस्कार ऐसे हैं कि अगर वो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे सिखाया, उस दिन वो नहीं थे, तो उस दिन मेरा कृतज्ञता ज्ञापन का दिन था कि मैं कम से कम मेरे हृदय में जो है मैं लिखूं और उनके नहीं रहने पे कम से कम अपनी कृतज्ञता मैं ज्ञापित करूं कि मैंने उनसे ये सीखा। उन्होंने इस समय में जीवन में मुझे ये मदद की। अब वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकली हो सकता है उनकी 10 चीज़ें हो आपको पसंद ना आती हो, 10 चीज़ें आपको नहीं हो, मुझे हो सकता है। लेकिन मेरे उस लेख में ना आइडियोलॉजी थी, ना राजनीति थी, ना कुछ था। नितांत व्यक्तिगत लेख था कि उनसे क्या सीखा। ये जो एक कटुता आ गई है, ये इस कटुता से मन बहुत विचलित और बहुत दुखी रहता है, मैं आपको सच बताऊं। और यही कारण ये है कि मैंने सोशल मीडिया एक तरह से लगभग छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया में जो माहौल है या जिस तरीके की परिपाटी हो गई है, उसमें बीच में रहना संभव नहीं है। आप संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां खड़े हैं, आपसे दाहिने हाथ जो खड़ा है उसको आप लेफ्टिस्ट दिखाई देते हैं, और आपसे बाएं हाथ जो खड़ा होता है उसको आप राइट विंग दिखाई देते हैं। मैं अपनी जगह खड़ा हूं, मैं ना राइट हूं ना मैं लेफ्ट हूं, लेकिन आपको ठेल दिया जाता है। और कुछ समय बाद में गाली खाते खाते आपको लगता है कि कम से कम एक तरफ तो मैं शरणागत हो जाऊं। आप समझ रहे हैं? मानिए अगर 2 विरोधियों का हुजूम आपको एक साथ पटक के कंबल कुटाई कर रहा है, तो उसके बाद में आपको लगता है कि भाई साहब मैं कंबल इस तरफ तो कर दूं, कम से कम एक तरफ हो जाऊंगा तो एक तरफ की लात नहीं पड़ेगी, घूंसे नहीं पड़ेंगे।
तो सोशल मीडिया में आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप या तो इधर रहिए या उधर रहिए, आप बीच में नहीं रह सकते। आप बीच में रहे तो गए। और उसी के कारण उस पूरे विषाक्त वातावरण में सच कहूं तो 99% लोग अगर आप पूछेंगे तो वो उस वातावरण से इत्तेफाक नहीं रखते। वो केवल और केवल चूंकि उसमें चले जाते हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं, मैं आपको कहानी आप अपने आप सोच लीजिए। आजकल घर परिवारों में हर जगह पे हो गया है, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं 1000, और उसी के अंदर ग्रुप में चर्चा हो जाएगी, राजनीतिक और राजनीतिक चर्चा के बीच में दिए धड़ा तेरी की दिए तेरे की हो जाती है, और फिर मुंह सूज जाते हैं लोग, अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देते हैं। क्या कहां आ गए? तो ये सारे जो हमारे हम सबके एक संस्कार थे सामाजिक ताने बाने के, जिसमें बात करना, दूसरे की बात को सुनना और सहना और हंसी में ले लेना कि चलो फलाने जी तो उस विचार के हैं, वो खत्म हो रहा है। बात करने की जगह खत्म हो रही है, और ये जगह जितनी सिकुड़ती जाएगी, दरअसल ये पत्रकारिता छोड़िए समाज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा सवाल ले लेते हैं मुकेश जी का। मुकेश जी भी पत्रकार हैं जी, चलिए। तो आपके जो यशवंत जी ने कहा बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन उसमें बस मैं इतना जोड़ दूं कि मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया था। निगेटिव वाले पे टिप्पणी करना, वो जितनी उस दिन गलत प्रक्रिया आई थी, वो विनोद दुआ जी ने जो कह दिया था उसी की प्रतिक्रिया थी। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जितने सहज भाव में टेलीविजन से, कैमरे से वो जिस तरह से बात करते थे, टीवी जगत में, टीवी पत्रकारिता में कम लोग करते हैं। लेकिन वो सहजता, वो श्रेष्ठता हासिल करने के बाद उन्होंने जो अटल जी के निधन पर टिप्पणी की, या जब वो बीमार अवस्था में थे अस्पताल के बिस्तर से जो टिप्पणी की थी, वो दोनों ही बहुत घातक थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी निगेटिव चीजें कम देखिए, तो आप उनके ऊपर भी बुरा नहीं बोलेंगे। तो पहले सवाल, दूसरे सवाल का जवाब। अब पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको। जो यशवंत जी ने कहा ना कि यहां खेमा तय हो जाएगा, और इन्होंने कहा कि एक तरफ चले जाते हैं, मैं तो और आगे कहता हूं सर, आप किसी तरफ जाए न जाए, आपको एक तरफ तो धकेला ही जाएगा। और कैसे धकेला जाएगा? अभी एक दिन मैं कहीं था, तो वैसे तो आम तौर पे कई लोग मुझसे कह देते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हो, अच्छा उस दिन लगता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी इसलिए तुमने कुछ कह दिया सरकार के बारे में, उस दिन तुम्हारा कुछ सेटिंग नहीं हो पाई होगी। तो ये सब बात चलती है। लेकिन एक दिन और चौंकाने वाला मिला। किसी ने कहा कि अरे ये यही हर्षवर्धन त्रिपाठी तो हैं। अरे मैंने तो इनको देखा है, क्या एफडीआई पर यूपीए सरकार के समय में पैरवी करते थे। तो मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा पूरी बात सुन लूं। और पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा कि ये यूपीए सरकार के समय में एफडीआई पर खूब पैरवी की है इन्होंने। और आपके सवाल से जोड़कर मैं बताता हूं, आपने कहा बाजारवाद बुरा कर रहा है। मैं यहां बैठा हूं तो बाजारवाद की वजह से हूं, नहीं तो इलाहाबाद में कर रहा होता कुछ। कहां लिट चौक में बुलाते ये लोग, नहीं बुलाते। मैं बाजार का हिस्सा हूं, बाजार में अपनी बेचने की ताकत रखता हूं, इसलिए आज इस मंच पर यशवंत जी के साथ और अरविंद जी के साथ बैठा हुआ हूं। नहीं बुलाते ये। कितने पत्रकार घूम रहे हैं गली गली में, क्यों नहीं बुला के उनसे कह दिया कि आइए जरा इस धड़ों में बढ़ती पत्रकारिता पर बात करिए, यशवंत जी के साथ मंच साझा कर लीजिए। नहीं कहते ना, क्योंकि मैं 2012 में कह रहा था कि जिस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से देश के निवेश की, उद्योग चलाने की, सड़क बनाने की, वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लेके वो पैरवी करने वाले पत्रकार हैं, वो कितने दोहरेपन के शिकार हैं। क्यों कहते हैं नहीं रिटेल में नहीं करो, वो कहते हैं अरे नहीं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई थी कि ये जो छोटे कारोबारियों का बहाना बनाकर एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, ये सबसे गलत काम कर रहे हैं। आज देखिए एफडीआई दे धड़ाधड़ मोदी सरकार में। मैं तब से अब तक वही हूं। तब कहते थे कि एफडीआई पर पैरवी कर रहा था, आज कह रहे हैं एफडीआई पर मोदी सरकार की पैरवी कर रहा है। मैं नहीं बदला हूं, मेरे खेमे को तय उन्होंने कर दिया। तो बाजारवाद इस देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए सबसे बेहतर है। औजार किसने दिया? बाजारवाद ने दे दिया। ये जो मैं कहता हूं ना कि गली मोहल्ले में कोई भी खड़ा हो कि एक बच्चा पत्रकारिता करे, और मैं कहता हूं कि देखिए पत्रकारिता शुरू कीजिए तो सिर्फ माइक और कैमरा मत खरीद लीजिए, आप पत्रकारिता पढ़ लीजिए। मैं मानता हूं कि डिग्री का कोई योगदान नहीं पत्रकार बनने में, मेरे में भी नहीं, लेकिन आपको सलीका सिखा देता है। वो कहां से आपको 5W1H कोई बताएगा ही नहीं आपको। आपको समझ में नहीं आएगा कि खबर लिखने की शुरुआत, खबर लिखने के बीच में खबर कहां खत्म करें, ये कभी सलीका नहीं आएगा जिंदगी में। आप एक सवाल इधर से ले लेते, एक सवाल इधर से ले लेते, फिर आप एक सवाल ले लेते इधर से। माइक दे दीजिए।
हालांकि घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं और रविंद्र जी भी मुझसे 2 बार कह चुके हैं, पर बहुत मुझे लगता है कि कुछ सवाल हो जाए तो सर बेहतर है। बाजारवाद पे ही सवाल है। बिल्कुल मानती हूँ कि एक हद तक बाजारवाद अच्छा है, लेकिन मेरा यहाँ पर यह जानना था कि बाजारवाद के कारण ही हम बहुत सारी खबरों को ऑफ शेडो कर देते हैं। विज्ञापन आ गया है, ये खबर गिरा दीजिए। बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं जिनको कि दिखाया ही नहीं जाता बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों के अधिकांश चैनल, बहुत सारे अखबार एक दो छोड़ दें तो उद्योगपतियों के ही हाथ में है, तो कभी भी अपने खिलाफ तो खबरें दिखाएंगे नहीं। तो ये बाजारवाद यहाँ पर कैसे अच्छा हुआ हम पत्रकारों के लिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन जो ये विज्ञापन गिर जाता है, ये आपके जो भी घर परिवार में पत्रकार हों या आप खुद हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन्होंने बताया होगा ना, तो अखबार जरा जो लोग सर काम 20 किए हैं। साल से थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मैं आपको जी। कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। बाजार ने थोड़ी नहीं किया, सरकारी विज्ञापन के चक्कर में खबर मरती थी। आपको ध्यान में नहीं है क्या? सारे अखबारों में पेज बन के तैयार हुआ, सरकार के सूचना जनसंपर्क निदेशालय में आया विज्ञापन, खत्म। कहां बाजार था भैया? क्यों बाजार को दोष दे रहे हैं? बाजार ने तो ताकत दे दी कि आप नेट पर अपना अखबार शुरू कर दीजिए, मत लीजिए विज्ञापन ना। मैं तो यूट्यूब चैनल चलाता हूं, चैलेंज करता हूं, किसी सरकार की हैसियत नहीं कि मुझे खरीद ले, क्योंकि ये ताकत मुझे बाजार ने दी है। और मैं तो देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल की शुरुआती टीम का हिस्सा रहा हूं। मैं जानता हूं कि खूब खबरें बिकती हैं, खूब पत्रकार बिकते हैं, लेकिन आपको ताकत तो वहीं से मिलेगी ना। अपनी जेब में पैसे नहीं होंगे तो क्या आप फटे हाल घूम के पत्रकारिता कर पाओगे क्या? ये भी एक बड़ा भ्रम किया गया, इसीलिए भी बड़ा नुकसान हुआ है। संजय जी, संजय जी, अरे आपकी आवाज वैसे ही बुलंद है त्रिपाठी जी। सर एक क्वेश्चन। या वो कहां से नहीं बचा इनकी कुल मिला के नहीं, इनका कहना है। मैं ये नहीं, एक तो बहुत बड़ी ये गलतफहमी या कह लीजिए एक नैरेटिव है कि मीडिया की आज़ादी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया का गला घोट दिया गया है, कोई बोलता नहीं है, कोई आलोचना कर नहीं सकता। मोदी सरकार हिटलर के बाद की सबसे वाहियात सरकार है। नरेंद्र मोदी हिटलर से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के कारण देश में आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है। ये बातें भाई लोग कहते हैं और लिखते हैं और कहते हैं और लिखते हैं, टीवी पे बोलते हैं, अखबार में आता है, इंटरनेट पे आता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है, फिर आप लिख कैसे रहे हैं? मोदी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है तो आप बोल कैसे रहे हैं? आप टीवी पे आके कह रहे हैं और मोदी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। मतलब इससे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन कुछ हो सकता है कि आप नेशनल चैनल पे आप रात को 9 बजे आ रहे हैं, मोदी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है, प्रेस की आजादी छीन ली है, आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं साहब। इससे बड़ा कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है क्या? ये जो है बड़ी विचित्र सी स्थिति है। एक बाजार वाले में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मीडिया से इतर बोलूंगा, और इसको आप जरा सा टेस्ट कीजिएगा। मैं खबर और अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए 91 में हमारे यहाँ पे ये खुली जो है अपनी अर्थव्यवस्था खुली, और अर्थव्यवस्था खुलने के साथ में पूरा जो एमएनसीज हमारे यहाँ पे आई, उन्होंने भारत की एक मौलिक संस्कृति, मौलिक वो नाप ली कि ये बहुत ही रूटेड, अधिकांशतः जिसे हम आज की तारीख में मिडिल क्लास वैल्यूज कहते हैं, रूटेड वैल्यू वाला ये मुल्क है। इसके जो संस्कार हैं ये दरअसल उपभोक्तावादी नहीं है। और इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। मैं आपको दावा करता हूं, आप जितने भी अपनी उम्र के, हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं, जिन्होंने, पाहवा जी अभी बैठी थी यहां पर, जिन्होंने हम लोग देखा है, आप उनसे बोलिए कि जरा सा आप केवल नहीं, टॉप 3 अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे टीवी सीरियल जो आपको याद हैं, जो अच्छे लगते हैं, वो नाम दीजिए। मैं आपको दावा करता हूं 90% अगर उस जनरेशन के हैं तो वो हम लोग, बुनियाद, तमस, एक कहानी, दर्पण, 5 के बाद में एक की गारंटी है, 10वें नंबर तक एकता कपूर का सास बहू साजिश नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? क्यों ऐसा है कि आप उस सीरियल का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, कहते हैं कि हमको पसंद नहीं, उसके बावजूद भी बाजार में वही सीरियल चलते हैं।
क्योंकि इस पूरी लॉबी को भारत के उन संस्कारों की धज्जियां उड़ा करके एक कंज्यूमरिस्ट जनरेशन तैयार करनी थी जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। और आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि कोई चैनल कोई सीरियल उठाइए, सवेरे 7 बजे का सीन होगा तो पूरा मेकअप करके जो वैम्प उपस्थित होंगी, लगता है कि हिंदुस्तान के हर मिडिल क्लास घर में सास जो है वो बहू के खिलाफ साजिश कर रही है, बहू जो है अपनी ननद की हत्या कैसे करवाए ये सोच रही है, ननद पुनर्जन्म करके या प्लास्टिक सर्जरी करके नई कैसे थोबड़ा बना करके आ गई है। और वो 100 एपिसोड, 200 एपिसोड, 300 एपिसोड, कितने सीरियल होते हैं हमको लगता है अभी तक खत्म नहीं हुए क्या, अभी भी चल रहे हैं। और कोई पसंद नहीं करेगा, आप नहीं पसंद करेंगे, आपके घर वाले नहीं पसंद करेंगे, लेकिन कोस कोस के देखते रहेंगे और याद करेंगे हमारे समय में हम लोग आता था बहुत अच्छा, बुनियाद बहुत अच्छा आता था। अरे भाई आता था तो ये क्यों चल रहा है? तो ये बाजारवाद का मैं मानता हूं और ये बहुत बड़ा मैं उसका षड्यंत्र भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में अगली जनरेशन को एक उपभोक्तावादी कंज्यूमरिस्ट जनरेशन कैसे तैयार किया जाए, उसके तहत पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने लग करके आपका सारा कबाड़ाकरण किया है, कबाड़ीकरण, और न्यूज इंडस्ट्री उसके पीछे पीछे लाइन लगा के गई। सर आखिरी सवाल ले लेते हैं, वो सज्जन बहुत देर से आपको ही बोल रहा हूं मैं। हाँ हाथ तो, अरे आपके पीछे जो बैठे हैं आप खड़े हो, हाँ बस आपका सवाल लेते हैं, आपकी बहुत देर से जिज्ञासा। माइक दे दीजिए उनको। भैया ये आखिरी सवाल रहेगा प्लीज। आप सभी लोगों को प्रणाम। यशवंत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और इनकी बातें सुनकर लगा ये मेरे मन की बातें हैं और मैं भी उसी स्थिति में अपने आप को पाता हूं जैसे सर ने अपने बात रखी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरा सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, जितने भी प्राइम टाइम डिबेट्स दिखाते हैं, किसी में भी एजुकेशन, हेल्थ और गिरती इकोनॉमी, जीडीपी, इन सब पे चर्चा नहीं होती है सर। तो ये पत्रकारिता में ये चीज़ें क्यों गायब हो गई हैं आज के समय में? बस देखिए, इन पे चर्चा इसलिए नहीं होती है, आप सोचते हैं कि दर्शक नहीं चर्चा करना, आपने अपनी बात का जवाब दिया, आप चाहते हैं ना चर्चा हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जो मठाधीश हैं, जो हर्षवर्धन जी ने कहा, वो ये तय करते हैं कि हम आपको बताएंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपको नहीं पता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। मामला वहां गड़बड़ हो जाता है और वो मठाधीशी अब इसलिए ध्वस्त होने वाली है क्योंकि आपने 3 बार देखा कि मैं आपके मन की चीज नहीं दिखा रहा हूं। अब आपके पास में 1 लाख ऑप्शन भरे पड़े हैं। आप हमको छोड़कर के तुरंत हर्षवर्धन जी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे कि हर्षवर्धन जी मेरे मन की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और पत्रकारिता का ये संक्रमण काल है, मैं मानता हूं, जिसमें अपने आप को पुनर्परिभाषित बहुत सारी चीजें करेंगी, होनी भी चाहिए। श्रद्धेय प्रभाष जी को आज मैंने इतनी बार याद किया, हम लोग शुरू से याद कर रहे हैं। हमको मजाक में वो डिप्लोमा होल्डर पत्रकार कहते थे, तो क्योंकि कहते थे पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं। तो कई बार होता था टीवी डिबेट में जैसे आए, अब चूंकि मैं सौभाग्य मेरा कि बचपन से देखा था, तो जैसे ही कॉमर्शियल ब्रेक में होता था मैं पहले उठ के जाता था, पैर छू लेता था, बैठ जाता था। मुझे उनका ये एक जो शब्द ये यूज करते थे ना, उससे मुझे समझ में आ जाता था कि मेरी पूरी डिबेट सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि अगर तो उन्होंने सहज रूप से उस डिबेट में बोलना शुरू किया तो मैं गहरी सांस लेता था कि आज मामला ठीक चल रहा है। और अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो मैं समझ आता था गई भैंस पानी में। उन्होंने ये लाइन बोली कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, यानी मामला कुछ भयंकर गड़बड़ हो गया, आज मेरी लुटिया डूब गई। तो ये जब तक दर्शक बताएंगे ना कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपने उंगली कर दी इस तरह से ऊपर, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं रुकने लगेगा। नहीं रुकेगा तो आप अपने जगह पे खुद ढूंढ लेंगे, आप हर्षवर्धन जी के चैनल पे जाके देखने लगेंगे। सर एक लाइन में जोड़ दूं, ये सही है कि हमें लगता है कि दिन भर 5 से 10 कोई हमारी बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप अगर पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बस कुछ नहीं 20 साल पुराने अखबार निकाल लीजिए। अखबारों में
कारोबार का पन्ना भी नहीं होता था। और आज 2 पन्ने बिजनेस छापना मजबूरी है। किसी नेता में, मतलब किसी नेता के समय, मैं कह रहा हूं शुरू से कह लीजिए, अर्थव्यवस्था, रोजगार, आर्थिक तरक्की, ये सब मुद्दे ही नहीं होते थे। वो क्या क्या बात करते थे महान महान लोग, अब उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आप खुद देख लीजिए, बहुत कुछ बदला है। आज हर दूसरे दिन बात हो रही है, वो भी बात करते हैं लेकिन वो अपने हिसाब से बात करते हैं कि आज जरा बात कर लेते हैं, आज कुछ टारगेट करना है। रविंद्र जी, आप मंच पे आओ, तब तक एक बालक बड़ा उत्सुकता दिखा रहा है, आप आ जाओ, तब तक बिना माइक के एक सवाल ले लेते हैं। और सर का भी कहना है कि एक आध सवाल हम ले नहीं, सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में है ना, तो मैं अरविंद जी से स्वीकृति लेकर कहूंगा कि सवाल पूछ लीजिए, मन में न रह जाए। हम लोग कौन सा बहुत बड़े नेता हैं, पूछिए। मीडिया में बेटा आपको सबसे बड़ी चुनौती यही आएगी कि आप पत्रकारिता जब पढ़ेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप बहुत बड़े मिशन पे हैं। पत्रकारिता जो है ये व्यवसाय नहीं है, ये मिशन है, और आपको एक मिशन के लिए राष्ट्रहित में, बड़े हित में, समाज हित में काम करना है। और जिस दिन आप न्यूज़ रूम में जाएंगे तो आपका संपादक आपको कहेगा, जिसने भी आपको ये सब बातें बताई थी वो वज्रमूर्ख था, इन चीज़ों को उठाइए और कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अब यहाँ से ज़िंदगी आपकी शुरू होगी। तो चैलेंज तो दरअसल ये है कि जो आप पत्रकारिता में आते समय जिन मूल्यों को, जिन चीज़ों को सोच के आप आते हैं, उन मूल्यों पे टिके रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए मैं आपको केवल एक प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, आप पकड़ लीजिएगा इस बात को। आप सड़क पे जाते हैं, जैसे गाड़ी चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी जो भी है, और आपको इस दिशा में जाना है और आपको लगता है नहीं रास्ता वो सही है, मुझे यू टर्न लेना है, मुझे रास्ता घुमाना है, आपको गलत लगता है तो आप तुरंत नहीं घुमा देते ना। रोड डिवाइडर के ऊपर से आप फांदेंगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप गिरेंगे, दांत टूटेंगे, हड्डी टूटेगी, दुर्घटना होगी। आप क्या करते हैं, आप उसी ट्रैफिक के साथ में जाते हैं और आप यू टर्न का इंतज़ार करते हैं कि किस यू टर्न पे मुझे पहला मौका मिलेगा और मैं अपनी गाड़ी घुमा लूँगा। तो मैं आपको ये कतई सलाह नहीं दूंगा बड़ा भाई होने के नाते कि आप अभी अभी अपने मूल्यों के ऊपर गाड़ी का यू टर्न काटिए और शहीद हो जाइए, कतई एक्सीडेंट का शिकार मत होइए। चलिए, आप उस न्यूज़ रूम में अपनी जगह बनाइए, आगे जाइए, और जिस दिन आपको भगवान इतनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में इतनी शक्ति दे दे, अब मैं अपने मन की बात कहूँगा, उस दिन आप डिवाइडर क्या सब कुछ फांद फूंद के आप चले जाइए अपनी दिशा में। किसी विचारधारा से सहानुभूति रखता है तो वो कैसे अपने पत्रकारिता धर्म का पालन कर सकता है? देखिए, विचारधारा से सहानुभूति रखना या विचारधारा को फॉलो करना या विचारधारा में पूरी तरह समाहित होना, ये आपका संवैधानिक हक है, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पत्रकारिता धर्म और मेरे व्यक्तिगत विचार, ये दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल अलग अलग चीजें। मेरे अगर आंकड़े कह रहे हैं अमुक पार्टी, अमुक नेता ये चुनाव हार रहा है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद कर सकता हूं, मैं उसका दुख और शोक मना सकता हूं। लेकिन अगर पत्रकारिता धर्म है कि ये हार रहा है, जनता की बात ये है, मुझे रिपोर्ट ये करना है, तो मैं बोलूंगा ये हार रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा वोट, मेरी, हो सकता है मैं दूसरे दिन लेख लिखूं इस बात के लिए कि कल मैंने बोला था अमुक जी हार रहे हैं, उनके हारने का मुझे बड़ा दुख है, और आप लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, आप कैसे ये बात कह रहे हैं हारना चाहिए, नहीं हारना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा हक है, मेरे विचार मेरा हक हो सकते हैं, लेकिन मेरे समाचार ये मेरा हक नहीं है। मेरे समाचार मेरी जिम्मेदारी है, समाचार अलग है, मेरा विचार अलग है। जब तक मैं अपने विचार और समाचार को मिक्स करूंगा, मैं पत्रकारिता के साथ में नाइंसाफी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। मुझे लगता है कि किसी अखबार के लिट चौक का समापन इतनी वैचारिक उत्तेजना और वैचारिक प्रखरता के साथ यदि ख़त्म हो तो इसे लिट चौक के दूसरे दिन की एक कामयाबी माना जाना चाहिए। और इसका सारा श्रेय देशमुख जी को, त्रिपाठी जी को, और जिस तरह से बहुत खूबसूरत मॉडरेट किया है तिवारी जी को जाता है। तो मैं लिट चौक की तरफ से वही कहा मैंने, लिट चौक की तरफ से, प्रजातंत्र अखबार की तरफ से,
भारत मृत्युंजय ट्रस्ट की तरफ से मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद मानता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं समर्थ को आमंत्रित करूँगा कि वो एक स्मृति चिन्ह की तरह हमारे अतिथियों को भेंट करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सर्द हवाओं के बीच आपने इस समापन सत्र में बहुत ध्यान से हमारे अतिथियों का, विशेषज्ञों का बहुत प्रखर उद्बोधन सुना। उसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत आभार मानता हूँ।